नंबर 2 सुनाई दे गया? डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। ये जो फॉर्मूला ये सराउंडिंग के लिए है। सराउंडिंग नहीं देखिए, नोट्स में करेक्शन नहीं करना है। नोट्स में किसी को करेक्शन नहीं करना है। नोट्स में जो लिखा है वो वैसे ही लिखा रहने दो। अब अलग से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। जब भी सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है किसकी, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके अलावा सराउंडिंग के लिए आपके पास दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी टाइप से एक सिस्टम के लिए फॉर्मूला है, डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है, कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन केस है तो एन टी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। इक्वेशन नंबर 2 याद आया? ये आपको बाय डिफॉल्ट लगा देना है। अब देख लेना उसमें सीवीएम का टर्म है या सीपीएम का टर्म है। अगर उसने सीपीएम का टर्म बोला है तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, डेल्टा सिस्टम इक्वल टू एन सी पी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर टेन टी टू अपॉन वी वन। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ये फॉर्मूला आपके पास 90% तक यूज होगा सिस्टम के लिए। जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपके पास मैक्सिमम यूज होगी। सुनाई दिया? पी वन अपॉन पी टू। अब ठीक है, ओके मैं दोबारा बोल देता हूँ। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपके पास 90% तक यूज होगा। मतलब जब भी एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, किसी भी केस में हीटिंग और कूलिंग गैस का जब भी केस आ जाएगा, आपको इक्वेशन नंबर 2 लगानी है। हीटिंग और कूलिंग या एक्सपेंशन और कंप्रेशन केस, तो आपको इक्वेशन 2 अप्लाई करनी है। नहीं देखिए, गुड मॉर्निंग। डेल्टा सिस्टम जो इक्वेशन नंबर 2 है, कौन सी, वो केवल सिस्टम पे अप्लाई होगी। नहीं सुनाई दे रहा? पक्का? क्या आप खड़े जाओ। आपसे कह रहा हूँ। हाँ, आपसे पीछे। बताओ मैंने क्या बोला है? हाँ? से बात करने में इधर बिजी। खड़े हो जाओ बिल्कुल। नोटबुक ले जाओ, लिखना भी वही है। पहले कई बार रोक चुका। तब वापस सुनते हैं। मैंने बोला हुआ सिस्टम पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? क्लियर? क्योंकि आपके पास इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं पढ़ने को, एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग। और सराउंडिंग पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? क्लियर हो गई बात? अगर कभी आपसे डेल्टा एस टोटल पूछ लिया जाए तो डेल्टा एस सिस्टम इस फॉर्मूले से निकालना, डेल्टा एस सराउंडिंग उस फॉर्मूले से निकालना और दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? जितना भी मैंने एंट्रोपी में पढ़ाया है उन सब में आपको ये दो चीज़ें याद करनी है। जो छोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर कोई रिएक्शन आ गया, उसमें प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का एंट्रोपी दिया हुआ है, तो एक नॉर्मल बात है, आप जानते हैं एंट्रोपी ऑफ टोटल प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ टोटल रिएक्टेंट। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्वेश्चन में, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा डेटा अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई प्रोडक्ट का डेटा दिया है, रिएक्टेंट का डेटा दिया है, करोगे क्या? जो भी एंट्रोपी प्रोडक्ट की दी है, टोटल प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस टोटल। सुनाई नहीं दे रहा? मेरा आधा सेंटेंस आपको पूरा करना होता है। और मैंने आपसे पहले ही बोला कि हर बात ध्यान से सुनो। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, सर मेरी तरफ नहीं दे। हर एक स्टूडेंट को देख रहा होता हूँ। आपको लगता है हम खाली बैठे हैं, नाक खुजला रहे हैं, दिन भर बैठे रहेंगे?
कुछ लोग तो ऐसे बैठ जाएँगे। जैसे भगवान ने गर्दन अलग से इनके हाथ पे रख दी हो। अरे गर्दन सही जोड़िए, गर्दन को क्यों सपोर्ट देते हो फालतू? कल मैं फ़ेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था, एक क्या है वो चल रहा है और एक चिड़िया है उस कीड़े को खाने के लिए, लेकिन वो चिड़िया क्या करती है, केवल मुँह खोलकर उस कीड़े के पास तक जाती है, उसे खाती नहीं है। वो चिड़िया एक्चुअली चिड़िया का बच्चा है नया, थोड़ा बड़ा हुआ है। अभी तक उसकी माँ उसको खाना मुँह में देती थी, तो उसको पता था खाना अपने आप मुँह में चला जाता है। अब यही प्रैक्टिस वो उस कीड़े के साथ कर रहा था। उसे लग रहा था कि खाना अपने आप मुँह में चला जाए। आप सब वो चिड़िया के बच्चे हो, जिन्हें ये पता ही नहीं खुद मेहनत करनी पड़े। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको चीज़ें दे रहे हैं। अभी हम आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब परोस के दे रहे हैं, आपको खिला रहे हैं प्रॉपर। चाहे डाउट हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, और जब हम नहीं होंगे, हमारी एब्सेंस होगी, तो आपको यही लगेगा ये अपने आप क्यों नहीं आ रहा? जैसे उस चिड़िया के बच्चे को लगा। बहुत सही वीडियो था। ये आज की सच्चाई है बच्चों पर। इतना शॉकिंग था कि यार बिल्कुल सच पैटर्न है। अगर हम ही मैं और आपको शुरू से बोलता रहूँ, आप जितनी ज़्यादा हेल्प लोगे ना, आप उतने ज़्यादा निकम्मे होते चले जाओगे। खुद से पहले दिन से खुद से मेहनत करनी ही, और आपको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। है ना, मैं आप में से बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जिस दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है हॉस्टल या कोचिंग में कोई भी, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमें वो हैंडल करना नहीं आता। क्योंकि हमने कभी हैंडल की नहीं, हमें तो हमेशा दूसरों ने हेल्प करके दी। स्कूल में टीचर से प्रॉब्लम हुई, टीचर ने डाँट दिया, घर आके शिकायत कर दी, कल पेरेंट्स ने फ़ोन कर दिया है मम्मी-पापा को ही। हाँ, ठीक है। टीचर को क्या लेना-देना इससे ज़्यादा? जब पेरेंट्स को ही फ़िक्र नहीं है तो टीचर क्या करे? टीचर को तो फिर वो स्कूल के अंदर वही पैटर्न है ना कि ठीक है नौकरी करनी है उसको। अब पेरेंट्स को पता है कि इसकी गलती क्या है बच्चे की, फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं सर ठीक है माफ़ कर दो बच्चा आगे जाके, तो उसे माफ़ करना है, खत्म हो गई। आगे जाके बच्चा कभी नहीं, वो हर स्टेप पे गलती करता है। आप सब न्यू जनरेशन में सारे के सारे बच्चे की गलती के शिकार हैं। आप किस क्लास में हैं? अभी 20-25 साल पहले के टाइम में चले, आप नहीं थे उस समय, पता है। उस समय 6th-7th क्लास का बच्चा मैच्योर होता था, समझदार होता था, वो दुनिया के सारे काम करता था। आप इतने समझदार नहीं कि मार्केट जाके एक प्रॉपर घर का बड़ा काम करता हो। किसी से प्रॉपर बार्गेनिंग, किसी से प्रॉपर डीलिंग करके जाओगे तो लड़ के आ जाओगे, वरना ज़्यादा पैसे फेंक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। पर आप एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ नहीं चल रहे हो। आप में एक ईगो, एक एटीट्यूड, एक गंदा सिस्टम जो आपके दिमाग में भर गया है। आई एम सुपीरियर, कोई मुझसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता, मैं किसी से बदतमीज़, ये जो चीज़ें आपके दिमाग में और अंदर भर गई ना, इसने आपकी एक्चुअल जो पर्सनैलिटी होती है उसे बर्बाद करके रख, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, आप कभी डीलिंग करना नहीं जानते। मैं देखता हूँ आप लोगों को, ज़रा-सी कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, आप गुस्सा आ जाता है। दिखता है आप लोगों को, मैंने कई बार यहाँ पर बहुत सारे बच्चों, आप हो सकते हैं वो आप भी हों, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है गार्ड कभी मना कर देते हैं, या मैंने बाहर देखा है शॉप पे कुछ खाने-पीने के लिए जाते हैं, या कोई 2 दोस्त होते हैं, कोई एक दोस्त दूसरी बात से एग्री नहीं है, तो दूसरा नाराज़ हो रहा है। नहीं एग्री नहीं, बात नहीं। अब हर चीज़ में अपने आप को ये क्यों रखना चाहते हो, मैं ही सुपीरियर हूँ सब मुझे फॉलो करो। लाइक आप बनो तो पहले, वो आप नहीं कर रहे हो। हम स्पून फीडिंग, डाउट में बच्चा बिना, मैंने कई बार आपको इसका एग्ज़ाम्पल नहीं पूछते, डाउट ये बात सही है। लेकिन बच्चे देखता हूँ कि वो टीचर के सामने डाउट, वो बिल्कुल मैं, आज मुझे जब मैं कल वो वीडियो देख रहा था, 15-20 सेकंड का वो शॉर्ट नहीं आते, उसमें था वो। बड़ा अच्छा, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग गया कि यार क्या हो गए हैं बच्चे आज के टाइम। केवल स्पून फीडिंग, वो कीड़ा बिल्कुल नज़दीक है, उसके मतलब खाना है उसका, और वो मुँह खोल के उसके पास खड़ा हुआ है, मतलब उसको इधर-उधर चल रहा है तो वो मुँह खोल के उसके पास तक जा रहा है, लेकिन उसे खा नहीं रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि खाया कैसे जाता है। आप जब तक डाउट पूछते रहोगे ना, आपको कभी नहीं पता चलेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। मैंने आपसे
मैंने कितना, मुझे लगता है कि मैंने मेरे अलावा किसी ने शायद स्टेटमेंट नहीं बोला हो कि आपको मैंने सर बेकार हैं, सर ने गंदा पढ़ाया, हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, हम तो गलत ही करेंगे, सर ने यही गलत पढ़ाया, हम तो सर को ब्लेम करेंगे, सर आपने गलत पढ़ाया था इसलिए हमने गलत किया, ऐसे ही किया। आपको जो क्वेश्चन दिया हम नोट्स में उसे चेक तो करो कि क्वेश्चन नोट्स में सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा और सर के पैटर्न पे सॉल्व करो। आपको गलत होता है गलत करो, सही होता है सही करो। मैंने आज तक आपसे कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मांगा, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं। एक सिंगल क्वेश्चन आपने शायद मेरे स्टेटमेंट पे आज तक गौर नहीं किया। मैंने कहा जिस दिन आप गलती करते हो, जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तो आप मुझे आंसर देते जाओ, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, बोला मैंने। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी नहीं बोला सही आंसर। मैंने कहा था केवल आंसर देते हो, आप गलत भी आंसर देते रहोगे, एक टाइम बाद आपको अपने आप याद करना पड़ेगा सही। मैंने कभी सही वर्ड नहीं यूज किया अपने लाइफ नहीं। डोंट डू दिस, इससे आपको नुकसान हो रहा है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा। आप सोचो इस क्लास में कम से कम सवा सौ बच्चों, सेम कंडीशन आपकी, जो लोग नहीं पलटते नोट्स, ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चे पता चल जाते हैं कौन हरकत कर रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं भगवान हूँ मुझे सब पता चल गए। ठीक है, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, कुछ बच्चे पता चल जाते हैं कुछ नहीं पता चलते, ठीक। आई एम टीचिंग यू ओनली कि भाई मैं, मेरा फोकस आप पे रहता है, हर बच्चा मेरे से आई कांटेक्ट में रहता है, मैं किसी से जिससे भी बात करता हूँ आंखें मिला के बात करता हूँ, मुझे पता रहे कि क्या करना। लेकिन आप लोग हमेशा बचते हो चीज़ों से, पाते हो, नहीं पढ़ना है, छुप के बात करते हो, सर आए क्लास में कुछ बच्चों को खड़े होना है, कुछ को नहीं होना है, उनको लग रहा है भीड़ आगे खड़ी है, अपन बैठे हैं। फिर हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में आने से मैं आपको क्यों बता दूँ, मैं आपको इसलिए नहीं बोलता हूँ खड़े होने के लिए कि आपको मेरा सम्मान करना है, वो तो आप नहीं कर रहे हो मुझे मालूम है। मैं इसलिए बोलता हूँ आपसे कि जब मैं क्लास में आता हूँ, आप खड़े होते हैं, उसके बाद में कुछ बाद आपको बैठने के लिए बोलता हूँ। यहाँ से एक क्लास के अंदर नया माहौल तैयार होता है दोबारा से, जिसमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ से क्लास शुरू हो, एक इनिशिएटिव मिलता है। साइकोलॉजिकली सभी फोकस हो जाते हैं इस चीज़ पे कि हाँ, अब सर कुछ इस पर डिस्कशन करना है। आप आए, कुछ बैठे हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ, अब मैं आके पढ़ाना शुरू कर दूँ, कोई सिमेट्री नहीं आएगी। कुछ लोग सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। जितनी भी एक्टिविटी मैं क्लास के अंदर फॉलो करवाता हूँ, वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। एक-एक एक्टिविटी, सिंगल वन, आपको इन सब चीज़ों में पैटर्न है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है और आपको एक्चुअली डिसिप्लिन पता ही नहीं है। इन दोनों फ़ॉर्मूले बात करने वाले हैं, तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। सबसे पहले हेडिंग डालो, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। मैंने आपसे बोला है दोनों फॉर्मूले ध्यान से रखें, एक सिस्टम है और दूसरा सराउंडिंग है। सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन, पक्का, प्लस एन आर एल एन टू अपॉन वी वन। 4 कॉलम बना लो, पेज फोल्ड कर लो, 4 कॉलम बन जाएंगे। लेकिन 4 कॉलम बनाने से पहले एक ऊपर फॉर्मूला लिख लो आप सब। जैसे ही आपने हेडिंग डाली है ना, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन, उसी के नीचे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 याद है क्या है बको? डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम, उसके साथ सिस्टम हमेशा लिखना शुरू कर दो। डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू अपॉन वी वन।
ये लिखी हुई है इक्वेशन 2, एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। लिख लिया? गुड मॉर्निंग। अच्छा, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इक्वल होंगे, टी वन इक्वल टू, अगर टी वन इक्वल टू टी टू हुआ तो यहाँ कितनी हो गई वैल्यू? 1। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब जब हम आइसोथर्मल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो आइसोथर्मल में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला केवल इतना रह जाएगा। नहीं समझ में आया? क्यों रह जाएगा? पक्का? तो वहां पर जीरो कर दो, ऐसे ही जैसे मैंने इक्वेशन आपने डाली है उसी इक्वेशन को सर्किल बना दो, पता रहेगा जीरो हो गया। मालूम चल गया ना क्यों हो गया जीरो? क्योंकि टी वन इक्वल टू टी टू, क्योंकि इसमें टी वन इक्वल टू क्या है? टी टू। क्यों है टी वन इक्वल टू टी टू? इसका मतलब इस पूरी पूरी टेबल के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, तो डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एन आर एल एन वी टू अपॉन। पक्का? गुड, तो याद रखना है इसको। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ लिखते हैं डेल्टा एस सिस्टम, यहाँ लिखते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा एस टोटल। आप जानते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस, सबसे ऊपर लिख लो, ऊपर सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। कौन सा लेक्चर है आज? 10th है? मैंने डीपीपी होमवर्क में दी थी, आया कोई DPP? कितनी? 5 डीपीपी तक तो मैंने पढ़ा दिया था ना आपको। आप कहाँ तक कर सकते हो? 9 तक? 9 तक टॉपिक हो गए? नाइन तक? आज अगर गिब्स फ्रेंड जी पढ़ा दिया तो 10 भी। चलिए खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी? रिवर्सिबल प्रोसेस नंबर 1, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू होगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर यहाँ डेल्टा सिस्टम, अच्छा रिवर्सिबल में आपको कल क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ाया था, कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, जरा वो देखो जरा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल कितना होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कितना होता है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी के 4 पॉइंट लिखाए थे, उन 4 पॉइंट में आपने लिखा था डी एस इक्वल टू, सॉरी, डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। लिखा है? इक्वल टू फॉर, इक्वल टू फॉर, सुनाई दे गया? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल 0 होगा। अच्छा, नहीं होगा तो आपको बता देते हैं। डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था डी क्यू अपॉन टी, सुनाई दे गया? अब मैं बताता हूँ, सिस्टम के लिए अगर पॉजिटिव होगा तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव होगा, इसलिए डेल्टा एस टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या मानेंगे? सिस्टम और सराउंडिंग। तो मैंने बोला है डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर ये प्लस है तो यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग हमारे पास होगा माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने आपको कल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखाई थी, पढ़ो जरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है? वो प्रोसेस जो अपने आप होती है उसे। पक्का? फिर उसके नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा था, फिर उसके नीचे एक नोट लिखा था, वो नोट पढ़ो। रिमेन सेम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। मिल गया? मैंने ये बताया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो
एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बढ़ेगी, लेकिन कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी किस प्रोसेस में? सेम रहेगी तो डेल्टा एस कितना होगा? इसीलिए मैंने रिवर्सल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग में जो भी चेंज आ रहे हैं वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अलग अलग होगा। अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है तो सराउंडिंग नेगेटिव है। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डेल्टा एस सिस्टम का तो फॉर्मूला कुछ और होता है। क्या बताया था? एन सी बी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपॉन बी वन को भी लिख सकते थे। और इससे आने वाला आंसर, ये आंसर एक ही बात क्रॉस नहीं हुआ। नहीं, माइनस में तो आ जाएगा। क्यू अपॉन टी बराबर ये होता है कि नहीं होता है? अच्छा चलो बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। समझना है? पक्का? बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। सब कुछ ये वही है चल रहा है जो आपने पढ़ाया हुआ है आगे तक। रिवीजन में वही आने वाला है। तो ये बताओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पूछा आइसोथर्मल, सुनाई दे गया? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी जीरो। पक्का? ठीक है, डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो फॉर आइडियल गैस। पक्का? और आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या हो गया? तो माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। नहीं समझ में आया? माइनस क्यू इक्वल टू, सबको मालूम है ये बात? अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी? तो रिवर्सिबल आइसोथर्म में वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क सुना ही नहीं दे रहा? मैंने याद करवाया था लास्ट क्लास में भी। पको जल्दी से। माइनस एन आर टी एल एन बी टू अपॉन वी वन। पक्का? बी टू अपॉन वी वन, इतना सबको डाउट डाउट है? क्या मैं इस डब्ल्यू की जगह माइनस क्यू लिख सकता हूँ? ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माइनस क्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन बी टू अपॉन वी वन। और ये टी यहाँ पर ले आओ, माइनस से माइनस क्या आ गया? ये क्या लिखा है ऊपर? क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, वही लिखा हो। और एंट्रोपी में आके पढ़ा है, जबकि इस फॉर्मूले को बहुत दिनों पहले पढ़ा था। अगर आपको इतना सब याद रहता है तो कितनी आसानी से एंट्रोपी पढ़। तो ये इसलिए ये Q अपॉन टी रिवर्सिबल और माइनस क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा 0। अगर आप इससे भी निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड यही आने वाला है। देखिए नेक्स्ट, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, सॉरी ये कौन सी प्रोसेस थी हमारे पास? रिवर्सिबल। अब दूसरा पॉइंट लिखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल ए पॉइंट करके लिखो, प्री एक्सपेंशन। प्री एक्सपेंशन पढ़ाया था? प्री एक्सपेंशन, प्री एक्सपेंशन में, हाँ पी एक्सएल क्या होता है? 0। तो डब्ल्यू क्या होता है? 0। पी एक्सएल 0 तो डी डब्ल्यू 0। तो वर्क क्या हो गया हमारे पास? 0। बको यस, बिल्कुल सही बात है, वर्क 0। और फ्री एक्सपेंशन है और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी? तो आइसोथर्मल है तो डी टी 0। तो डेल्टा यू, तो क्यू, सब पता है आपको। दोबारा बताता हूँ, पी एक्सटर्नल 0 बको यस, तो डब्ल्यू 0। डब्ल्यू क्यों 0? क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। अगर पी एक्सटर्नल 0 है तो सब कुछ 0 हो गया ना। बात क्लियर है? हेडिंग क्या डाली आपने? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी 0 और डेल्टा यू इक्वल टू होता है एनसीबीएम डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू, तो मैंने लिखा है डेल्टा यू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपने डब्ल्यू 0 बोला, डेल्टा यू 0 बोला, तो क्यू भी 0। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है?
इसका मतलब V2 ग्रेटर देन V1, इसका मतलब डेल्टा V0, डेल्टा V ग्रेटर देन 0 पक्का। इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते थे डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1 और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, V2 तो ज़्यादा आएगा। नहीं समझ में आया? छाप लो, बैठना किसी को भी नहीं, खाली साथ में लिखते जाओ, समझा भी रहा हूँ मैं। ओके, अब बात समझाओ यहाँ पर डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा। तो डेल्टा सराउंडिंग होगा 0। बताओ 0 क्यों होगा? क्यों 0 है? क्यों 0 है तो डेल्टा सराउंडिंग 0 क्यों? क्यू क्या होता है? व्हाट इज क्यू? हीट सिस्टम लेगा या हीट देगा? क्या इसने सिस्टम ने हीट ली तो सराउंडिंग में कोई चेंज ही नहीं आया, और सराउंडिंग में कोई चेंज ही नहीं आया तो सराउंडिंग के लिए चेंज। तो अब ग्रेटर देन 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन 0। फिर लिखिए नेक्स्ट, इसी में स्मॉल बी पॉइंट करके एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट सम प्रेशर। एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट सम प्रेशर। एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट सम प्रेशर। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आपके पास डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला है, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1 और डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू Q अपॉन T इरिवर्सिबल, और आपके पास आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस में, मैंने आपको बताया था एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यू कम हो रही है, तो डेल्टा एस टोटल बढ़ेगा कम होगा, इसीलिए ग्रेटर देन 0 लिखा है। नहीं देखिए बात, इसीलिए ग्रेटर देन 0 लिखा है, साफ साफ बोला है। आप देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में चाहे फ्री एक्सपेंशन लिखा हो, चाहे मैंने एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेसर लिखा हो, दोनों में आंसर क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको हमेशा याद रखना है इस बात को। केवल रिवर्सिबल में 0 डाल सकते हो, बाकी इरिवर्सिबल में आपको क्या लिखना है? ग्रेटर देन 0। कल बहुत लिखाया था मैंने इस बारे में। टेबल क्लोज कर दो। नेक्स्ट हेडिंग डालो बी। अभी आपने आइसोथर्मल में पढ़ा था, अब हेडिंग डालो एडिएबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एडिएबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एडिएबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। बैठना है, क्या तो नहीं करनी। एडिएबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन देख लिया। एडिएबेटिक का मतलब है Q इक्वल टू 0। Q का मतलब क्या है? हीट। हीट मतलब हीट लेगा या, तो क्या ये सिस्टम हीट लेगा तो सराउंडिंग हीट कम हो जाएगी। क्या सिस्टम हीट देगा तो सराउंडिंग हीट बढ़ जाएगी। क्या सराउंडिंग की हीट कम हो रही है? क्या सराउंडिंग हीट बढ़ रही है? इसका मतलब इसमें डेल्टा सराउंडिंग 0। एडिबिटी में सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, सुनाई दे गया? एडिबिटिक प्रोसेस में सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। टेबल बनाओ वापस से। आप मत भर लेना पूरी, आप केवल टेबल टेबल और कॉलम बनाओ। प्रोसेस यही है। एडिबिटिक में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि Q0 है। Q0 है इसका मतलब सिस्टम ना तो हीट सराउंडिंग से ले रहा है, ना ही सराउंडिंग को हीट। तो जब सराउंडिंग से ना ले रहा है ना सराउंडिंग को दे रहा है, तो सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसके लिए सराउंडिंग क्या हो गया? तो हर केस में सराउंडिंग 0 रहेगा यार। तो जो कुछ चेंजेज आएंगे वो केवल किस में आएंगे? हमारे पास सिस्टम में। समझ तो नहीं आई पूरी बात? ओके, अब वापस बात करते हैं रिवर्सिबल। देखो नंबर फर्स्ट,
रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ाया था मैंने सिस्टम के लिए फॉर्मूला। एक मिनट, हाँ बोलना क्या करेगी, दोबारा बोलना। ये मैंने पूछा इक्वेशन नंबर 2, इसमें पूरा फॉर्मूला आएगा क्योंकि ये आइसोथर्मल नहीं बोला है, इसमें आइसोथर्मल नहीं बोला है, इसमें पूरा फॉर्मूला लिख लो इसके एडिटिविटी के साथ फॉर्मूला, एन सी बी एम एल एन टी टू अपन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपन वन, कंप्लीट फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पर, एन सी बी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपॉन वी वन, लिख लिया। ये वैल्यू क्या है? 0, सुनाई दे गया? और प्रोसेस कौन सी है? तो ये डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? 0, तो इसको भी क्या आना चाहिए? ये 0 आएगा तभी तो टोटल 0 आ पाएगा, लिख लो उसको 0। एक तो लिया लेकिन मानना नहीं चाहते सर 0 क्या, बताऊं? पक्का? कितने लोग समझना चाहते हैं? ध्यान से देखना, ये बात आपने पहले पढ़ी है, वहीं से बता रहा हूँ। देखो बोर्ड पर, गुड मॉर्निंग, हेडिंग बताओ क्या है? एडिएबेटिक आइडियल गैस, पक्का? एडिएबेटिक का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? D इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, पक्का? ओके, डी यू का मतलब एन सी वी एम डी टी, पक्का? और डी डब्ल्यू का मतलब माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, कन्फर्म? आइडियल गैस है, एन सी वी एम डी टी इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी, बको यस, पक्का? और ये टी यहाँ ला दिया मैंने, समझ देखिए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं T1 से लेकर T2 तक, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं V1 से V2 तक, तो ये वैल्यू क्या आ गई बको? एन सी वी एम एल एन T2 अपॉन T1 प्लस इक्वल टू माइनस एन आर एल एन V2 अपॉन V1, पक्का? अब जरा सोचो, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, कन्फर्म? तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी वी एम एल एन टी टू अपन टी वन प्लस एन आर एन वी टू अपन वी वन, 0, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप चेक करो, यही फॉर्मूला लिखा है अभी आप, एन सी वी एम एल एन टी टू, प्रोसेस कौन सी है? दैट्स ऑलरेडी 0 होता ही है। अब आप समझ गए वो सब थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ती है, एक एक चीज होते हैं आपके पास, अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ये कहाँ पर था, जबकि मैंने एडिवेटिव में ये डेरिवेशन आपको बताए हुए हैं, बस यूज यहाँ पर था, तो अगर आप पढ़ते हो तो ये चीजें ठीक लगती हैं। फिर बिल्कुल नेक्स्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस फिर वही घटना, डब्ल्यू जीरो डेल्टा टी जीरो डेल्टा यू जीरो क्यू जीरो सब कुछ, यानी डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, तो लिख लो यहाँ पर डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम सॉरी एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों आ गई? गुड मॉर्निंग, चलो वो भी पॉजिटिव तो ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर मैंने एन सी वी एल एन टी टू अपन टी वन क्यों नहीं लिखा? करेक्ट, फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा टी क्या हो गया, तो वो इक्वेशन चेंज होके ये बन गई, बात भेजूँ ठीक है बोल रहा हूँ, और फ्री एक्सपेंशन है तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होता है, तो वी टू और वी वन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो ओवरऑल आंसर। फिर लिख लो एक्सपेंशन अगेंस्ट सम प्रेशर, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैं आपको बता दूं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, किसमें?
इरिवर्सिबल प्रोसेस में टी इरिवर्सिबल टी रिवर्सिबल से ज़्यादा होता है, याद आया? तो यहाँ पर T2 पर जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ बताऊँ, यहाँ पर ये T2 और जो वैल्यू थी और ये T2 वैल्यू दोनों अलग-अलग हैं। ये T इरिवर्सिबल है, बको यस, और ये T, तो यहाँ पर T2 अगर ज़्यादा आ रहा है इसके कंपैरेटिव, तो ये वैल्यू कभी भी लेस देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं होगी, ये ग्रेटर देन 0 होगी। मैंने पहले बता रखा है, T इरिवर्सिबल ग्रेटर देन T रिवर्सिबल। यहाँ पर लिख लेना चाहो तो टेबल क्लोज करके लिखना, T इरिवर्सिबल ग्रेटर देन T रिवर्सिबल, शायद बाद में आपको पढ़ने में हेल्प मिले, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं होगी और आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, आंसर आ जाएगा। हो गया इतना? टेबल क्लोज करो, सब हेडिंग डालो। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक, ISO ENTROPIC, इसको शॉर्ट में यही बोलते हैं, ISENTROPIC, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक का मतलब है एंट्रोपी चेंज 0, ये बोला गया है। ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी चेंज ना हो या एंट्रोपी कांस्टेंट रहे उसे बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक। लिखो टेस्ट कर। The process in which entropy of system remain constant, the process in which entropy of system remain constant, the process in which entropy of system remain constant, यानी डेल्टा एस इक्वल टू 0, डेल्टा एस इक्वल टू 0। देखिए एग्जाम्पल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। हो गया नोट? तो नेक्स्ट साइड डालो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए टेस्ट करके, द एंट्रोपी ऑफ, द एंट्रोपी ऑफ प्योर perfect, the entropy of pure perfect crystalline solid, the entropy of pure perfect crystalline solid is 0, the entropy of pure perfect crystalline solid is 0 at 0 Kelvin, at 0 Kelvin। गुड मॉर्निंग, स्टेटमेंट सुन लो। मैंने बोला इस दुनिया में किसी चीज की एंट्रोपी 0 नहीं होती, ठीक है? क्या बोला है मैंने? केवल एक चीज छोड़ के, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसकी भी एंट्रोपी केवल तभी 0 हो सकती है जब टेम्परेचर अगर 0 केल्विन नहीं है तो उसकी भी एंट्रोपी 0 सुनाई देगी। दोबारा क्लियर करता हूँ, केवल 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 क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 हो सकती है, वो भी कब? और अगर टेम्परेचर 0 नहीं है तो उसकी भी एंट्रोपी 0। देखो लाइन चेंज करके, इफ एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, if entropy of solid is not 0 at 0 Kelvin, if entropy of solid is not 0 at 0 Kelvin,
entropy of solid is not zero at 0 Kelvin, then substance is not, then substance is, या solid is not perfect crystalline, then substance or solid is not perfect crystalline, then substance or solid is not perfect. हो गया? चलें आगे। मतलब ये कि किसी भी सॉलिड की एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, बल्कि केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी, वो भी कब, अगर 0 केल्विन नहीं तो उसकी एंट्रोपी जीरो। ये लगता है मेरी बात क्लियर हो गई? पक्का? चलो मैं मान लेता हूँ एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं हम लोग। मान लो एक्स सॉलिड कोई क्रिस्टल है, जिसको मैंने बोल दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हमने 0 केल्विन पे रखा। कितने केल्विन पे? तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? जीरो। इसको मैंने गर्म कर दिया तो एक्स सॉलिड ही रहेगा, लेकिन किसी टेम्परेचर पे आ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, टी केल्विन पर या 0 केल्विन पर? टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंट्रोपी, सुनाई दे गया? टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंट्रोपी। दोबारा बताता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी पे मत चले जाना। सुनाई दे गया? क्योंकि आपको एंट्रोपी समझ नहीं आती है, वो तो डेफिनेशन अलग है। वो डेफिनेशन ये कि किसी टी टेम्परेचर पे कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, क्यों हीट एब्जॉर्ब हुई टी टेम्परेचर पे, इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। सुनाई दे गया? तो ये क्यू हीट जो एब्जॉर्ब होती है उससे एंट्रोपी बढ़ती है। सुनाई दिया? जैसे आपने किसी चीज को गर्म किया, चलो सॉलिड है, आइस ले ली, क्या ले ली? इसको गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? टेम्परेचर ले रहा है तभी तो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है? मैं भी ये कह रहा हूँ। अब जरा यहाँ से बात कर लो, -10 से -8 तक आए तो टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ? मैं ही बताता हूँ। आपने -10 पे आइस है, आपने उसको गर्म किया तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। बोल रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। धीरे धीरे टेम्परेचर, और जब जैसे ही जीरो पहुंचेगा वैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी? तो यानी 10 से लेकर 0 तक आपने एंट्रोपी बढ़ने की बात की ना, उसके आगे भी एंट्रोपी बढ़ेगी ना अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी, इस स्टेटमेंट को कभी ड्रॉप मत करना। आप यहाँ दिमाग लगाते हो, यहाँ बिल्कुल नहीं सोचने का है आपको, जो जैसा है वैसा रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एस लिखता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू, तो मेरे पास आएगा एंट्रोपी ऑफ एक्स सॉलिड टी केल्विन पर माइनस एंट्रोपी ऑफ एक्स सॉलिड एट 0 केल्विन पर। और ये वैल्यू आपको मालूम ये कितनी होगी? जीरो। अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंट्रोपी ऑफ एक्स सॉलिड एट टी केल्विन। तो इसकी एंट्रोपी निकालेंगे कैसे? तो निकाल लो, 0 केल्विन से लेकर टी केल्विन तक इसमें जो भी चेंज आए, सीपीएम ऑफ डी टी अपॉन टी, सॉल्व कर लो। सीपीएम ऑफ डी टी, यहाँ सब्सटेंस सॉलिड है लिक्विड है गैस है, तो सीपीएम ऑफ सॉलिड डी टी अपॉन टी, ऐसे निकालेंगे, छाप लो। भाई जितने लोगों को नींद आ रही है प्लीज वो नींद से जाग जाए। तो आंखें बंद करके सो रहा है, बताए तुम, कैप लगा के बैठा है भाई, सारे कैप वालों पे अब नजर पहुंची। कौन सो रहा था? रेज योर हैंड। हेड कैप नहीं सो रहा यार, तुम फंस जाओगे अभी, बस सीवीएम पूछूंगा, बोलो मत। कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन हो रही है कि सर जीरो केल्विन से आपने गर्म किया तो आपने इधर सॉलिड लिख दिया दोनों साइड, लिक्विड क्यों नहीं लिखा? अरे -50 से -10 तक आओगे आइस में, तो क्या वो लिक्विड बन जाएगा? तो बस लिक्विड पॉइंट से पहले तक तो, भाई मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक तो वो सॉलिड ही रहेगा ना। तो मैं किसी भी टेम्परेचर की बात करता हूँ, जहाँ फेज चेंज होता है वहां पर एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, जहाँ फेज चेंज होता है वहाँ एंट्रोपी चेंज, सुनाई नहीं दे रहा? होती है। नोट हो गया ये? देखिए लाइन चेंज करके,
x solid कन्वर्ट इनटू x लिक्विड कन्वर्ट इनटू x गैस। देखो ये टोटल 5 स्टेप हो रही हैं। कितनी स्टेप है? मान लो ये परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल, और ये टेम्परेचर अभी 0 केल्विन पर है। किस केल्विन पर है? 0 केल्विन। कितनी प्रोसेस हो रही है? 5। पहली बार बोल रहा हूँ ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। देखो बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। ये हमारे पास एक ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। 0 केल्विन पर क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है? 0। 0 केल्विन पर क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है? 0। ये रहा एंट्रोपी बको यस, ये रहा टेम्परेचर इन केल्विन। मैंने ये पूछा है यहाँ पर 0 केल्विन, भाई क्रिस्टल सॉलिड है बको यस, तो क्रिस्टल सॉलिड के लिए 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी है? तो मैं यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करूँगा। अब आपने इसको हीट देना शुरू किया, तो जैसे-जैसे आप हीट देंगे तो ये तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? पहले हीट गेन करेगा जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसकी एंट्रोपी भी, और एक टाइम आएगा जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा, और जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो एंट्रोपी, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट, याद करो कल पढ़ाया था, मेल्टिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। याद तो नहीं आ रहा कुछ? दोबारा बोलता हूँ, अभी टेम्परेचर कितना है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर डूबे ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? पहले ये गर्म होगा, कब तक? मेल्टिंग पॉइंट तक। कब तक? और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, यानी मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक ये किस स्टेट में रहा? लेकिन आपको पता है 0 से लेकर मेल्टिंग पॉइंट तक इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो इसकी एंट्रोपी भी पक्का। और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, वैसे ही क्या होगा? ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो एंट्रोपी, लेकिन उस समय टेम्परेचर, समझ तो नहीं आया? तो मैं यही बात बता रहा हूँ। देखो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सॉलिड ही रहा अभी तक तो, और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो इसमें कन्वर्जन शुरू हुआ, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये जो टेम्परेचर हमको मिला है, ये कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। अब पूरा का पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अब आप समझना जैसे पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा-सा बढ़ गया और वो टोटल हमारे पास लिक्विड वाटर है। अब मैं इसको और टेम्परेचर दूँगा, तो तुरंत ये पानी वेपराइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? गर्म होगा। कब तक? बॉइलिंग पॉइंट तक। यानी 0 या 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये 99.9 डिग्री सेल्सियस तक तो लिक्विड ही रहेगा ना। लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी भी बढ़ी। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसकी टेम्परेचर भी बढ़ी और एंट्रोपी भी बढ़ी। टेम्परेचर भी बढ़ा और एंट्रोपी बढ़ा। लेकिन ये सब कब तक हुआ? बॉइलिंग पॉइंट तक। और जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया तब क्या होगा? टेम्परेचर, लेकिन पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। और यहाँ एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये एंट्रोपी बढ़ेगी। और अब इसके बाद और टेम्परेचर देंगे, तो जो पूरा गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टेप। यहाँ पर क्या था हमारे पास? सॉलिड। यहाँ पर क्या था? लिक्विड। और यहाँ पर क्या है? गैस। यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड से, तो ये वेपराइजेशन हो रहा है। मैंने भी कहा। याद आ गया मुझे भी डिफ्यूजन। हो गया? कितनी प्रोसेस दिख गई? मैं कहा था ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको इसकी पूरी की एंट्रोपी निकालनी है पूरी प्रोसेस में, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, जरा देखो पहली स्टेप पे हम आते हैं। डेल्टा एस
टोटल। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट है? अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा? फेज चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो, ये फॉर्मूला आप केवल फेज चेंज पे लगा सकते हो सिस्टम में। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? तो बता देता हूँ कहाँ कहाँ लगाएंगे। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे जहां पर फ्यूजन हो रहा है और वेपराइजेशन हो रहा है, जहां पर केवल इन दोनों पॉइंट पर, और जहां पर फेज चेंज नहीं हो रहा है वहां पर आप इस टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे, वरना इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखो क्या है वो हमारे पास, यानी मैंने इसमें लिखा है डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक 0 केल्विन से मेल्टिंग पॉइंट तक क्या हुआ? सॉलिड रहा, यस और नो? तो हम लिखेंगे 0 केल्विन से मेल्टिंग पॉइंट तक सीपीएम ऑफ सॉलिड dt अपॉन टी बको यस। इसको इंटीग्रेट करना आप जानते हो, ln T2 अपॉन T1 प्लस सीपीएम, इसलिए क्योंकि जब हम फेज चेंज करते हैं कुछ करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में बात करते हैं, इसलिए सीपीएम चल रहा है। इसी टाइप से अब यहाँ पर क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? फेज चेंज। तो मेल्टिंग पॉइंट पे फेज चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। अब पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है वो मेल्टिंग पॉइंट पे है। अब हीट करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक लिक्विड रहेगा। तो लिक्विड के लिए टी मेल्टिंग पॉइंट से लेकर टी बॉइलिंग पॉइंट तक जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो लिख लेना। सीपीएम ऑफ लिक्विड dt अपॉन टी। समझ तो नहीं आया? अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? फेज चेंज। तो फेज चेंज होगा तो हम डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट, पक्का? और इसके बाद में अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट होने के बाद फिर आप इसको हीट करोगे तो गैस स्टेट में रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टी बॉइलिंग पॉइंट से लेकर टी कोई टेम्परेचर है, सीपीएम ऑफ गैस dt अपॉन टी। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। और यहाँ मेंशन कर देता हूँ टी इज ग्रेटर देन टी बॉइलिंग पॉइंट, मान लो जो भी है, इस टाइप से। अब आपको इससे इसी को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं दे गया? जल्दी छापो, और छापते छापते मुझे सुनते रहो, जो मैं आपके डाउट है दूर कर देता हूँ। पहला केस, सर इसमें 0 केल्विन दिया है, 0 को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डिवाइजन कैसे करेंगे? फालतू बातें नहीं करने का है। ये मैंने 0 केल्विन से आपको थ्योरी पढ़ाई है। जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो इसमें जो टेम्परेचर दिए हैं उन्हें डालना है और वो करना है। ये सिर्फ एक पैटर्न सिखाया है आपको, वैल्यू कुछ भी दी रहे। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन करते समय अपना दिमाग नहीं चलाना है। उसमें कैसे दिया रहेगा वो मैं बताता हूँ। पहले टेम्परेचर दिया रहेगा 200 से 300 बको यस, फिर दिया रहेगा 300 से 200। हाँ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनाई दे गया? पहले टेम्परेचर क्या दिया रहेगा? 200 से 300, फिर क्या दिया रहेगा? तो आपको ऐसे ही लगानी है वैल्यू, आपको ये नहीं सोचना है कि वापस 0 हो जाएगा ये हो जाएगा। आपको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर। अगर आपने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया बिना क्वेश्चन किए तो थ्योरी बिगाड़ दोगे। जो टेम्परेचर दिए आप तो वो डालते जाओ, क्वेश्चन कर। जैसे मान लो पानी 200 केल्विन पे है बको यस, बॉयल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 केल्विन, यस और नो? मैं एक कोई सब्सटेंस ले लेता हूँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 300 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? ये बॉइलिंग पॉइंट है बको यस। तो पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और सब्सटेंस, एक्स सब्सटेंस, ये बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने बोला कि ये सब्सटेंस 200 केल्विन पर लिक्विड फेज में है। किसमें? लिक्विड फेज में। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? तो ये 200 से लेके 300 तक किस स्टेट में रहेगा? तो हम लिखेंगे सीपीएम ऑफ लिक्विड dt अपॉन टी बको यस। अब जैसे ही 300 पे आएगा क्या होगा? गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, यानी डेल्टा एच अपॉन 300 वेपराइजेशन अपॉन। गुड मॉर्निंग। अब ये किस फेज में आ गया? गैस में। किस में आ गया? अब इन्होंने बोला गैस आ गया, तो गैस के बारे में बात की,
तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आगे चल के जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 300 से लेकर 200 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है CPM ऑफ गैस dt अपॉन T। ये नहीं सोचना है कि सर 200 से 300 था वो लिक्विड होता है, 300 पे 200 हुआ तो वापस से लिक्विड नहीं हो गया, फालतू की बातें नहीं सोचनी। ऐसे वैल्यू डालनी और क्वेश्चन सॉल्व करना। बात भेजी में आ गई। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अभी भी बहुत से लोगों को सुनने में ए कर रहे हैं। ए नहीं करना है, बात बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन करोगे चुपचाप से फ्रेम करते जाना। पानी गैस स्टेट में किस डिग्री सेल्सियस पे होता है? पानी गैस स्टेट में किस टेम्परेचर पे होता है? सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। किस पर? 100 पर। कितना? पक्का? 25 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है। कि हमारे चारों तरफ पानी है वेपर फेज में। सुनाई देगी बात? कि ज्यादा गणित आप मत लगाया करो, आपको कुछ नहीं पता होता है। कि जैसा बोल रहा हूँ केवल वैसा फ्रेम करते जाओ। हो गया नोट? देखो लाइन चेंज करके। इतना स्लो पढ़ोगे यार। कल एक क्लास में मुझे बहुत स्लो पढ़ाना पड़ा। कौन सी क्लास? यही थी, हाँ यही तो थी। इसी में तो मैंने किसी को यहाँ बैठाया था। वो एक टोपी वाला कहाँ गया? कौन था कल टोपी जिसने लगाई थी? वो लिख ही नहीं रहा था, यहाँ बैठा था, उसने टोपी फेंक दी। हाँ पी लो भाई, 10 सेकंड है, जल्दी पी लो। हाँ जल्दी, 10 सेकंड हो गए हैं। होटल ढूंढने जाओगे तब तक तो 1 घंटे हो जाएगा। हो गया नोट? चलिए फिर लाइन चेंज करके लिखिएगा। तो वापस मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्वेश्चन करते टाइम आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जरूरी नहीं क्वेश्चन हमेशा 0 केल्विन से, वो किसी भी टेम्परेचर से दिया होगा। बस मैंने पैटर्न बताया, जहां पर फेज चेंज हो रहा है वहां ये लगाना है, और जहां फेज चेंज नहीं हो रहा है, केवल हीटिंग कूलिंग हो रही है, वहां पर ये फ्रेम करना है और अपने आप क्वेश्चन। बात क्लियर है? और इसका लॉग सॉरी इंटीग्रेशन आप जानते हो, ln T2/T1 या ln V2/1 जो भी आता है वो करना। देखिए लाइन चेंज करके नेक्स्ट सेटिंग क्या है। इसमें लिखा है 2 मिनट की समरी। आपको पता है 1-1 घंटे तक समरी देता हूँ फिर भी आपको समझ नहीं आता है। और नॉट फॉर दिस चैप्टर ओनली और दिस लास्ट लेक्चर, पूरे एटॉमिक से लेकर गैसेस तक, तब भी कुछ नहीं पढ़ते हो। हेडिंग डालो, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ गिव बस, GIBB', गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी। देखिएगा, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन इज, thermodynamic definition is G equal to H minus Ts, G equal to H minus Ts। फिर लिखना, डिफरेंशियल फॉर्म इज dg equal to dh minus dts, dg equal to dh minus dts। फिर लिखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर dg equal to dh minus tds। मैक्सिमम केस में यही फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? dg equal to dh minus
T ds, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डेल्टा G डिग्री इक्वल टू डेल्टा H डिग्री माइनस T डेल्टा S डिग्री एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट पर गैस का प्रेशर कितना होता है? सुना ही नहीं दिया? 1 बार। और किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 m। पक्का? लिखिएगा फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा आर जी इक्वल टू समीशन ऑफ, ऐसे लिख लो, डेल्टा आर जी इक्वल टू समीशन ऑफ न्यू पी जी एम ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ न्यू आर जी एम ऑफ रिएक्टेंट। याद आई पुरानी बात है? टोटल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा आर जी डिग्री इक्वल टू समीशन ऑफ न्यू पी जी एम डिग्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ न्यू आर जी एम डिग्री ऑफ रिएक्टेंट। या डेल्टा आर जी डिग्री इक्वल टू समीशन ऑफ न्यू पी डेल्टा एफ जी डिग्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ न्यू आर डेल्टा एफ जी डिग्री ऑफ रिएक्टेंट। कोई गिव श्रेणी वाला केस आ गया? याद तो नहीं आ रहा होगा कुछ? किसके लिए डेल्टा एफ जी डिग्री 0 होता है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो वो वाली टेबल यहाँ पर भी लिखनी है। तो तीसरी वाली 2 बार लिखने पे भी याद तो नहीं हुई आप लोगों को? समझ तो अभी भी नहीं आया? नहीं नहीं, तब भी लिखना है। यहाँ पर स्पेस छोड़ देना। डेल्टा एफ जी डिग्री फॉर एच टू ओ टू इक्वल टू 0, स्पेस छोड़ देना। यहाँ भी इतने लिखे काम चला। ऐसे ही डेल्टा एफ जी डिग्री फॉर एच गैस ओ गैस एटसेट्रा एटसेट्रा इज नॉट इक्वल टू 0। पता है पहले ये कहाँ पर लिखा हुआ है? वहाँ देखो कितनी जगह छोड़नी है उतनी स्पेस छोड़ना। लास्ट क्लास में भी मैंने लिखने को कहा था, लिख के नहीं लाए लोग। नहीं लाए होंगे बेटा। कितने लोग लिखकर लाए हैं? बस बाकी हो गए क्लियर। लिखो एक रिएक्शन जल्दी से। N2 गैस प्लस H2 गैस N2 गैस plus 3H2 gas gives us 2NH3 gas. N2 gas plus 3H2 gas gives us 2NH3 gas. देख लिया? इसके लिए डेल्टा जी डिग्री निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा आर जी डिग्री इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एफ जी डिग्री ऑफ NH3 गैस माइनस 0 0 होगा ना? क्यों होगा 0 0? क्योंकि गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। है मैंने नहीं याद आ रहा कुछ? आप सोच के देखो कितनी आसान चीज है ये। सेम बात रिपीट हो रही है लेकिन हर बार लिखने पे टिपिकल बन जाती है।
देखिए लाइन चेंज करके, डेल्टा जी इज वेरी सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डेल्टा जी, मैं बोलूं क्या आप लोगों को बातें करनी है? डेल्टा जी इज वेरी सेंसिटिव with respect to temperature. Delta G is very sensitive with respect to temperature. जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं T1 टेम्परेचर पर। T1 टेम्परेचर मान लो कितना है हमारे पास, 300 केल्विन। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस T1 डेल्टा S1। यही था फॉर्मूला, कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर मैं दूसरे टेम्परेचर की बात करता हूँ, T2 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर हमारे पास 310 केल्विन। 310 केल्विन, बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे बको? डेल्टा जी टू इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस T2 डेल्टा S2। पक्का? इक्वेशन नंबर, कोई डाउट? अब बात सुनने का इधर, क्वेश्चन में आपको डेल्टा H1 दिया रहेगा बको, यस, डेल्टा S1 दिया रहेगा, T1 दिया रहेगा, और आप डेल्टा G1 निकाल सकते हो। और उसमें पूछा जाएगा डेल्टा G2 निकालो, क्या निकालो? लेकिन आपको डेल्टा H2 नहीं दिया रहेगा, डेल्टा S2 नहीं दिया। क्वेश्चन सुनाई दिया? मैंने सिर्फ इतना सा बोला हुआ है कि यहाँ पर आपको डेल्टा H1 दिया रहेगा, डेल्टा S1 दिया रहेगा, T1 पता है, क्या निकल गया? डेल्टा G1। लेकिन डेल्टा H2 नहीं दिया है, डेल्टा S2 नहीं दिया है, और निकालना है आपको डेल्टा G2। इसका मतलब डेल्टा H1 की हेल्प से कहीं ना कहीं हम डेल्टा H2 निकाल सकते हैं। ये कहाँ से निकाल सकते हैं बताइए? किर्चॉफ लॉ निकालो। किर्चॉफ लॉ के सबसे लास्ट में आओ, सबसे लास्ट में। ये सब डेल्टा आर कर लेना, डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा आर। अगर नहीं लिखोगे आर तब भी चलेगा, बस मालूम रहना चाहिए। हो गया? मिल गया? सबसे लास्ट में जो किरचॉफ लॉ पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ डेल्टा आर एच विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मैंने आपको केस 1 पढ़ाया है। डेल्टा आर सीपीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और मैंने लिखा है डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम टी टू माइनस टी वन। नहीं मिला? पक्का? ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिखा है वो फॉर्मूला पको? डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन, डेल्टा आर एच वन इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम T2 माइनस T1। पक्का? ये था शायद वो फॉर्मूला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको डेल्टा आर एच वन दिया है, देखो यस, T2 T1 दिया है, डेल्टा आर सीपीएम पता है, तो इन सब में उसकी वैल्यू डाल के क्या निकाल सकते हैं, और जो डेल्टा आर एच टू आएगा वो इसमें डालना पड़ेगा। नहीं दिया? इसी टाइप से वापस आ जाओ, कल जो पढ़ाया था, कल वाला केस। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, और मैंने कहा था ये कल काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक में। क्या है वो फॉर्मूला बको? डेल्टा आर एस टू माइनस डेल्टा आर एस वन इक्वल टू डेल्टा आर सी पी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन। क्लियर होगी बात? अब आप जरा इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर आपको डेल्टा एस वन दिया हुआ है, डेल्टा आर सी पी एम पता है, टी टू अपॉन टी वन पता है, तो क्या निकाल सकते हो? और डेल्टा आर एस टू निकाल के इसमें वैल्यू डाल सकते हो। इसीलिए ये दोनों फॉर्मूले जानना जरूरी था। आप डायरेक्ट डेल्टा एच टू नहीं डाल सकते। नहीं दिया? तो लिखो। हाँ, ये काय के लिए लगा रखा है भाई साहब? ओ भाई साहब, ये काय के लिए लगा है? तो लगाओ, चालू करो ना ऐसे, मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं।
3-4 दिन से? टीचर्स को ही? तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, किसी की आत्मा है ये। ऑब्वियसली मैंने भी बच्चे की आत्मा समझा है। एक्सप्लेन मत किया करो। चलो यहाँ सुनते हैं, बात नहीं। तो ये डेल्टा H2 की वैल्यू यहाँ डालनी है, डेल्टा S2 की वैल्यू यहाँ डालनी है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा G2 इक्वल टू डेल्टा H2 की जगह क्या लिखें बको? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CPM T2 माइनस T1 पक्का, माइनस T2 डेल्टा S2 की जगह क्या डालें? डेल्टा S2 डेल्टा RS1 प्लस डेल्टा CPM ln T2 अपॉन T1 ये वैल्यू डाल दी आपको। अरे इधर पढ़ो यार। मालूम चल गया फॉर्मूला कैसे बना? इसके लिए आपको ये दोनों चीजें भी याद होनी चाहिए जो मैंने लास्ट क्लास में बता रखे थे। कुछ पता चल ही नहीं रहा है। फिर लिखिएगा। गुड मॉर्निंग। इफ डेल्टा H and delta S, if delta H and delta S are temperature independent, नहीं नहीं कोई केस नहीं है, बहुत हो गया केस तो। if delta H and delta S are temperature independent, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बदलने के साथ साथ डेल्टा एच और डेल्टा एस चेंज नहीं हो रहे हैं। सुनाई दे गया? चलो मैं वापस बात करता हूँ। इन्होंने बोला 300 केल्विन पे डेल्टा एच वन की वैल्यू दी है, बको यस 300 केल्विन पे डेल्टा एस वन की वैल्यू दी है, और हमें बताया गया है कि टेम्परेचर के साथ डेल्टा एस चेंज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा एच टू की जगह हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं? डेल्टा एच वन, और डेल्टा एच टू की जगह क्या डाल सकते हैं? तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सुनाई दिया? तो मैं यही बोल रहा हूँ, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और डेल्टा आर सीपीएम इक्वल टू जीरो, और डेल्टा आर सीपीएम इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। जस्ट समझो, मैंने बोला डेल्टा आर सीपीएम इक्वल टू जीरो, यहाँ पर डेल्टा आर सीपीएम जीरो डालो तो ये पूरी वैल्यू, इसका डेल्टा एच टू इक्वल टू, ऐसे ये भी जीरो, डेल्टा एच टू इक्वल टू, या यही डायरेक्ट देखो, यहाँ पर वैल्यू जीरो डाली तो ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जीरो डाली तो ये वैल्यू क्या हो गई। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा आर जी टू इक्वल टू डेल्टा आर एच वन माइनस टी टू डेल्टा आर एस वन, ये फॉर्मूला बन गया। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल डेल्टा एच टू की जगह क्या डाल दिया? डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू की जगह क्या डाल दिया? डेल्टा एस वन। चला, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मतलब कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की जो वैल्यू पहले दी है वही यूज करनी है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तब नहीं करना, तब आपको कैलकुलेट करना। लाइन चेंज कर लो, फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सब हेडिंग बनाओ, फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन।
चलो ये बताओ, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है? तो लिखो जल्दी से, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। भाई पॉज करना जरा, आप लोग बात क्यों कर रहे हो?